तो चलिए ये वाला टॉपिक शुरू किया जाए। अभी हम लोग जैसे पिछली क्लास में हम लोग एक अच्छा सा टॉपिक कवर किए थे घास प्रदेशीय बायोम के बारे में, जहाँ हम लोगों ने एक लंबी चर्चाएं की थी और उसी क्लास में हम लोग समझे थे और पढ़े थे और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन भी देखे थे। आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और जब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ा ही रहे हैं तो हम लोग ध्यान से एक बार ये भी देख लें कि शायद पिछली वीडियो का जो क्वेश्चन हम लोग को याद है कि नहीं। तो चलिए आप लोग देखिए याद है कि नहीं। अगर हम आपसे पूछें कि डाउन घास का मैदान कहाँ है तो आप अपने मन में ही बताइए। अगर आप चूँकि वीडियो तो देखा ही जा रहा है तो देखिए और बताइए डाउन घास का मैदान कहाँ है। तो हम लोग को याद आएगा डाउन्स मतलब नीचे जा रहा है, पानी की कमी, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। अगर हम पूछ ले बताइए पंपाज तो पास मतलब अर्जेंटीना, टीना पास करता है। प्रेरी प्रिय डोनाल्ड ट्रंप उत्तरी अमेरिका। स्टेपी नॉन स्टॉप युद्ध अर्थात यूरोप में कहाँ, रसिया। ऐसे ही हम लोग याद किए थे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हम लोग आगे बढ़े। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है टुंड्रा बायोम के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा बायोम? टुंड्रा बायोम। चलिए टुंड्रा बायोम के बारे में कुछ रोचक तत्व समझा जाए। क्या है रोचक तत्व इसमें सबसे ज़्यादा जो जिज्ञासा वाली बात है वो ये है कि अगर हम लोग देखें ध्यान से तो जो टुंड्रा बायोम है, टुंड्रा बायोम में सबसे अधिक ठंडी पड़ती है। पूरे वर्ष भर सूर्य का प्रकाश नहीं निकलता है यहाँ पे। याद रखिए हम लोग चर्चा किए थे पिछली क्लास में टेगा और टुंड्रा के बारे में, जहाँ हम लोग बताए थे कि टेगा प्रदेश से ऊपर होता है टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा एक ऐसा प्रदेश है यहाँ जो बायोम पाए जाते हैं वहाँ पूरे विश्व के जो पेड़ पौधे जो जंतुओं की प्रजाति होती है उसका केवल 3% प्रजाति यहाँ पाई जाती है। अब याद रखिए पूरे वर्ष भर यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता। यहाँ मिट्टी में, मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है, नमी का अभाव होता है। इन सभी वजहों से यहाँ पर पेड़ पौधों की जो प्रजातियाँ हैं वो कम से कम पाई जाती हैं। ये जो होता है ये पृथ्वी के पश्चिमी तट पे, पश्चिमी तट नहीं, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी दोनों छोर पर पाए जाते हैं ये प्रदेश। तो चलिए हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़े और देखें क्या है, कैसे है, किस प्रकार है। चलिए हम लोग 1 मिनट इसको सही कर लिया जाए तब आगे बढ़ा जाए। चलिए अगर हम लोग देखें ध्यान से तो इसको थोड़ा सा सही कर लिया जाए, थोड़ा सा सही। चलिए हो गया। हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? टुंड्रा प्रदेश या टुंड्रा बायोम। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग आराम से धैर्य के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये बात तब समझ में आएगा कि कौन सा क्लास इंपॉर्टेंट था, कौन सा क्लास इंपॉर्टेंट नहीं था जब हम लोग परीक्षा में बैठते हैं। तो बात की बात है, हम लोग मेहनत किए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अफसोस करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी वो तो पढ़ने पढ़ाने पे है, जो जिसे पढ़ ले जो जिसे पढ़ा दे। लेकिन यहाँ जो भी पढ़ाया जाएगा पूरी ईमानदारी से पढ़ाया जाएगा। यहाँ कोई लाइक सब्सक्राइब के लिए हम नहीं पढ़ा रहे, कोई पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे, बस पढ़ा रहे जो पढ़े उसका टाइम लॉस ना हो, क्योंकि टाइम घूम के वापस आने वाला नहीं है। तो अगर हम लोग देखें टुंड्रा बायोम, ये टुंड्रा बायोम अगर हम लोग ध्यान से पूरे पृथ्वी का मैप बनाएं, 1 मिनट, ये मान लीजिए पूरा पृथ्वी है। तो ये पूरे पृथ्वी पर अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ये सबसे ऊपर वाला छोर, ये चूँकि बीच में 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। तो पृथ्वी के सबसे ऊपर उत्तरी छोर पर और सबसे नीचे दक्षिणी छोर पर ये वाला भाग जो है, ये और ये दोनों कौन से प्रदेश है? ये दोनों हैं टुंड्रा प्रदेश। कौन से प्रदेश? टुंड्रा प्रदेश। ये भी टुंड्रा प्रदेश है और ये भी टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश। याद रखिए ये टुंड्रा प्रदेश। ये चूँकि हम लोग को पता है कि 0 डिग्री से ऊपर होता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा होती है, और सूर्य अधिकतम यहाँ से यहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक आता है। सूर्य अधिकतम अगर जाएगा तो जाएगा ऊपर उत्तर में कर्क रेखा तक और दक्षिण में कहाँ तक आएगा? मकर रेखा तक। सूर्य अधिकतम यहाँ तक आता जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो प्रकाश है वो पूरे वर्ष भर नहीं पड़ पाता। तो याद देखिए जो टुंड्रा प्रदेश होता है इसकी एक खासियत है कि यहाँ सूर्य का जो प्रकाश है पूरे वर्ष भर नहीं पड़ता। तो सूर्य का प्रकाश
सूर्य का प्रकाश क्या रहता है यहाँ पे, अनुपस्थित रहता है। सूर्य का प्रकाश क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। यहाँ पूरे वर्ष सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। और सूर्य के प्रकाश न पड़ने की वजह से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ इस प्रदेश में, इस वाले प्रदेश में, इस वाले प्रदेश में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ केवल 3% ही पेड़ पौधों की प्रजाति पाई जाती है। कितने प्रतिशत, 3% पेड़ पौधों की प्रजाति, पेड़ पौधों की प्रजाति। कारण क्या है इसका, तो इसका कारण देख लेते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ सूर्य की अनुपस्थिति होती है। सूर्य के प्रकाश की क्या होती है, अनुपस्थिति। सूर्य के प्रकाश की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति होने की वजह से यहाँ नमी का अभाव होता है। मिट्टी में क्या होता है, नमी का अभाव। कहाँ, मिट्टी में, मिट्टी में नमी का अभाव होता है। साथ ही यहाँ मृदा में खनिज पोषक तत्वों की कमी होती है। मृदा में खनिज पोषक तत्वों की कमी होती है, की कमी। और इसी वजह से यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, उनकी प्रजातियाँ सीमित होती है। अर्थात कितनी प्रतिशत प्रजातियाँ पूरे विश्व की, 3% प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये प्रदेश पूरा हिमकृत होता है, अर्थात हिमाकृत, मतलब यहाँ क्या भरा पड़ा होता है, बर्फ। पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका होता है। पूरा बर्फ किससे ढका होता है, पूरा क्षेत्र किससे ढका होता है, बर्फ से। अगर हम लोग देखें इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए पूरी पृथ्वी है, तो अगर हम लोग उत्तरी क्षेत्र में देखें, उत्तरी महाद्वीप में, उत्तरी महाद्वीप में, और ये हो जाएगा दक्षिणी छोर अर्थात दक्षिणी महाद्वीप। अगर उत्तरी महाद्वीप में देखें तो हम लोग को पता है कि यहाँ क्या आता है कनाडा। तो हम इसमें टेगा प्रदेश में कौन कौन से वन आते हैं, तो टेगा प्रदेश में कनाडा आता है। हम लोग को पता होगा इसमें कनाडा आता है। अगर और ध्यान से देखें, और कनाडा में भी कौन सा कनाडा, तो याद रखिए उत्तरी कनाडा आता है। तो अगर हम लोग देखें टेगा प्रदेश में कनाडा का कौन सा क्षेत्र, तो उत्तरी क्षेत्र, अर्थात उत्तरी कनाडा। कौन सा कनाडा, उत्तरी कनाडा। अगर आगे ध्यान से देखें तो अलास्का आता है। कौन सा आ जाएगा, अलास्का। कनाडा के ठीक इधर अगर हम लोग देखेंगे, अमेरिका के ठीक इधर अलास्का, जो कि रसिया का भाग था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के पास है वो। तो कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, अलास्का। एक मिनट फिर से, तो देखिए हम टेगा प्रदेश में कौन कौन से, टुंड्रा प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो टुंड्रा प्रदेश में अगर देखेंगे तो उत्तरी महाद्वीप के देश, उत्तरी महाद्वीप के देश, किस महाद्वीप के, उत्तरी महाद्वीप के देश, जिसमें क्या आ जाएगा, तो उसमें आ जाएगा उत्तरी कनाडा। कनाडा का कौन सा क्षेत्र, उत्तरी, उत्तर वाला भाग, तो उत्तरी कनाडा आ जाएगा। इसी में अलास्का वाला भाग आ जाएगा, जो कि रसिया का था, अमेरिका ने इसे खरीद लिया था, अलास्का। इसके बाद देखेंगे रूस। और कौन सा रूस, ये यूरोपीय वाला, चूँकि रूस दोनों में है, एशिया यूरोप दोनों में है, तो रूस अर्थात यूरोप का, तो इसे यूरोपीय रूस कहेंगे। तो रूस का कौन सा हिस्सा, यूरोपीय रूस वाला। इसे भी किस में आता है, टुंड्रा प्रदेश में आता है। और साइबेरिया, क्या आ जाएगा, साइबेरिया। तो याद रखिए उत्तरी महाद्वीप। अब इसी उत्तरी महाद्वीप को एक स्पेशल नाम से संबोधित किया जाता है, अर्थात महाद्वीप के उत्तर वाले क्षेत्र को हम लोग आर्कटिक महाद्वीप कहते हैं। कौन सा, क्या कहते हैं, आर्कटिक महाद्वीप। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्कटिक महाद्वीप किस क्षेत्र में आता है, तो ये आर्कटिक महाद्वीप आता है टुंड्रा प्रदेश में। कौन से क्षेत्र में, टुंड्रा प्रदेश में। तो ये ऊपर वाला जो पूरा का पूरा भाग है ये आता, इसे आर्कटिक महाद्वीप कहते हैं। कौन सा महाद्वीप कहेंगे, आर्कटिक महाद्वीप। ठीक, तो ये जो आर्कटिक वाला क्षेत्र है, इसी आर्कटिक वाले क्षेत्र में ही कौन सा आता है, इसी आर्कटिक वाले क्षेत्र को ही हम लोग टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, टुंड्रा प्रदेश। और इसी आर्कटिक वाले क्षेत्र में आता है उत्तरी कनाडा, अलास्का, रूस, यूरोपीय रूस और साइबेरिया। ये सभी जो क्षेत्र हैं ये आर्कटिक महाद्वीप में आते हैं।
अर्थात टुंड्रा प्रदेश में आते हैं। अगर वहीं हम लोग ध्यान से देखें दक्षिण छोर वाला, दक्षिणी महाद्वीप को किस नाम से जानते हैं, तो उसे अंटार्कटिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अंटार्कटिका। इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका भी किस में आता है, अंटार्कटिका भी आता है टुंड्रा प्रदेश में, लेकिन किस क्षेत्र, किस में, तो दक्षिणी भागों में आता है टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश में। अब अगर पूछा जाएगा कि बताइए टुंड्रा प्रदेश, जो कि अंटार्कटिका वाला टुंड्रा प्रदेश जो है, उसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो उसमें आता है अल्पाइन टुंड्रा, अर्थात इसे क्या कहेंगे, अल्पाइन टुंड्रा का मतलब होता है अल्पाइन टुंड्रा, मतलब ऐसे पेड़ जो 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कितने, 3600 मीटर की ऊंचाई पर। तो यहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तब पर्वतों की चोटी पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उन्हें उन पौधों को हम लोग, उन झाड़ियों को अल्पाइन पौधा कहते हैं या अल्पाइन पेड़ कहते हैं। तो जो अल्पाइन शब्द है, ये अल्पाइन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये अल्पाइन शब्द प्रयोग किया जाता है पर्वतों पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों के लिए। ठीक, तो ये था टुंड्रा बायोम। अब इसमें अगर हम लोग और ध्यान से देखें टुंड्रा बायोम में, तो हम लोग को कुछ और रोचक तत्व पता चलेगा। जैसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ 2 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से अधिक बर्फ से ढके भूमि को, बर्फ से ढके भूमि अर्थात वनस्पति को, वनस्पति को, किसको, वनस्पति। तो यहाँ 2 वर्ष से अधिक ढके, बर्फ से ढके वनस्पति को एक नाम से जाना जाता है। किस नाम से, क्रायोफाइट्स, क्रायोफाइट्स, क्रायोफाइट्स। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है क्रायोफाइट्स। यह क्रायोफाइट शब्द क्या है, तो अगर हम लोग देखें टुंड्रा प्रदेश में जहाँ पूरे वर्ष भर सूर्य का प्रकाश नहीं होता और भारी बर्फबारी होती है, सबसे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ता है, तो 2 वर्ष से अधिक यदि कोई वनस्पति बर्फ से ढका है तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्रायोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रायोफाइट्स। तो ये क्रायोफाइट्स शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये क्रायोफाइट्स जो शब्द होता है, ये 2 वर्ष से अधिक बर्फ के नीचे ढके हुए वनस्पति के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये तो हो गया वनस्पति, कि अगर 2 वर्ष से अधिक कोई वनस्पति जो बर्फ के नीचे ढकी हुई है उसे क्या कहेंगे, क्रायोफाइट्स। लेकिन अभी बताइए भूमि भी है, अगर वही भूमि, क्या, भूमि, ऐसी कोई भी भूमि जो 2 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से अधिक किसे ढकी हो, बर्फ से, तो उसे क्या कहेंगे, उसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। परमाफ्रॉस्ट, क्या कहेंगे, परमाफ्रॉस्ट। याद रखिए, क्रायोफाइट्स माने क्या होता है, क्रायोफाइट्स माने होता है कि ऐसे पेड़ पौधे या ऐसी वनस्पतियाँ जो 2 वर्ष से अधिक कहाँ ढकी हो, बर्फ से। लेकिन अगर पूछा जाएगा बताइए 2 वर्ष से अधिक बर्फ से ढकी हुई भूमि को क्या कहते हैं, तो परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाफ्रॉस्ट। एक मिनट मुझे फिर से लिख दे, क्या कहेंगे, परमाफ्रॉस्ट। क्या कहा जाता है, परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट था ये परमाफ्रॉस्ट क्या है। तो ये परमाफ्रॉस्ट शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये जो परमाफ्रॉस्ट शब्द होता है, ये ऐसे क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है जो 2 वर्ष से अधिक बर्फ से ढके होते हैं। मतलब वहाँ 2 वर्षों तक बर्फबारी होती है और जो भूमि होती है वो बर्फ के नीचे ढकी होती है, वहाँ सूर्य का प्रकाश कभी पड़ता नहीं है 2 वर्षों तक। ऐसे क्षेत्र को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। अगर वही पूछा जाएगा कि बताइए ऐसी वनस्पतियों को क्या कहा जाता है जहाँ जो 2 वर्षों से अधिक बर्फ से ढकी हो, तो ऐसे सभी वनस्पतियाँ जो 2 वर्षों से बर्फ से ढकी होती हैं उन्हें क्रायोफाइट्स कहा जाता है। तो ये जो क्षेत्र था ये टुंड्रा प्रदेश के लिए था। इसमें एक रोचक तत्व अगर हम लोग ध्यान से थोड़ा सा देख लें तो एक और क्वेश्चन बनता है। यहाँ टर्न नामक एक पक्षी होता है, कौन सा पक्षी, टर्न पक्षी। तो ये टर्न पक्षी के प्रवास के लिए विख्यात है। तो यह देखिए टुंड्रा प्रदेश किस पक्षी का प्रवास है, तो टर्न नामक पक्षी का, किसका, टर्न नामक पक्षी का प्रवास है। यह है टुंड्रा प्रदेश। ये थे टुंड्रा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश की खासियत थी। अब आगे हम लोग देखेंगे मरुस्थलीय बायोम के बारे में। इसी में देख लेते हैं, एक टॉपिक में कवर कर दिया जाएगा, कोई बहुत टफ तो है नहीं, अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से कवर हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, कोई भी टॉपिक में आसानी से कुछ याद नहीं होता। तो चलिए अगला टॉपिक इसी में शुरू किया जाए, मरुस्थलीय वन बायोम को। किसको,
मरुस्थलीय वन बायोम को। इसको भी देखेंगे, इसकी विशेषता देखेंगे, यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों को देखेंगे और इसमें क्या खासियत है, इसके क्या लक्षण है, ये सब देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरे ढंग से, पूरे मेहनत से इस टॉपिक को कवर करेंगे। और ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग जो ये वीडियो को बना रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो टाइम है ये इसका मिसयूज ना हो। हम लोग इतनी मेहनत से पढ़ाई करें कि जब एग्जाम में बैठे हैं तो अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए तो हम लोग सॉल्व कर पाएँ। याद रखिए, आप कोई भी मॉडल पेपर उठाइए, अगर वहाँ से ये चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। आप कोई भी मॉडल पेपर उठाइए, उसको देख लीजिए। तो चलिए, इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मरुस्थलीय बायोम के बारे में। क्या पढ़ेंगे? मरुस्थलीय बायोम। तो नाम क्या रहेगा? मरुस्थलीय बायोम। तो आपका जो हम लोग का टॉपिक है वो अगले टॉपिक से एकदम से भिन्न रहेगा। वो क्या था? वो टुंड्रा बायोम था, जहाँ पूरे वर्ष भर प्रकाश ही नहीं पड़ता था, सबसे ज़्यादा ठंडी होती थी। तो वहीं इसका अपोजिट हो जाएगा मरुस्थलीय बायोम, जहाँ सूर्य का प्रकाश तीव्र गति से पड़ेगा और गर्मी बहुत अधिक होगी। यहाँ जो होंगे मरुस्थलीय बायोम में हम लोग थोड़ा सा चर्चा पहले से ही कर ले, ताकि जब पढ़ें आगे का क्लास अभी तो वो ज़्यादा समझ में आए। मरुस्थलीय बायोम में देखिए, मरुधन स्थल मतलब मरे हुई ज़मीन को ही कहा जाता है मरुस्थल, जहाँ किसी प्रकार का कोई वनस्पति न पाया जाए, ज़्यादा पेड़ पौधे न पाए जाए, ज़्यादा जीव जंतु न पाया जाए। क्योंकि जो ज़मीन ही मरी हुई है वहाँ क्या उपजेगा, और जब कुछ उपजेगा नहीं तो वहाँ पर कोई फसल नहीं उपजेगी, तो कोई जीव जंतु नहीं पाए जाएंगे। क्योंकि इतिहास गवाह है कि कोई भी प्राणी, जीव जंतु या पेड़ पौधे बिना ऊर्जा के जीवित नहीं रह सकते। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मरुस्थलीय बायोम ये चाहे उत्तरी तट महाद्वीप हो और चाहे दक्षिणी महाद्वीप हो, या चाहे उत्तरी महाद्वीप हो चाहे दक्षिणी महाद्वीप हो, इन दोनों महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ही पाया जाता है। किस तट पर पाए जाते हैं? पश्चिमी तट पर। याद रखिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मरुस्थलीय बायोम होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पृथ्वी के पश्चिमी तट पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी तट पे। कितने से कितने डिग्री के बीच में? तो 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में क्या पाए जाते हैं? तो मरुस्थलीय बायोम पाए जाते हैं। मरुस्थलीय बायोम कितने से कितने डिग्री? तो ये 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं। कितने डिग्री के बीच में? 0 से 30 डिग्री के बीच में। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग को पढ़ने जैसा है। अगर देखें